बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नदीम खालिद और इस वक्त मेरे साथ हमज़ा मुख्तार जो हैं वो मौजूद हैं। और आज कोर्ट में समाअत थी इनके केस की, जिनसी तौर पर बाबर आज़म की जानिब से हिरासा किए जाने का मामला है और कोर्ट में ये केस चल रहा है। आज कोर्ट में क्या हुआ हमज़ा की ज़ुबानी ही जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो तमाम इल्ज़ामात इन पर लगाए गए हैं इस हवाले से ये डिटेल इंटरव्यू होगा। इनके बारे में कहा गया कि ये मसाज सेंटर चलाती हैं, इनके बारे में इनकी क्लास फ़ेलोज़ मोहल्ले के लोग। उसके अलावा ये कहा जाता रहा कि ये एक वहाँ पे बैठक में किराए पर रहती थी। उस सब की हकीकत क्या, अब तक का जो तमाम सामने आने वाले जो इल्ज़ामात हैं उनकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज इनसे कि कौन लोग हैं जिनके मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स जो हैं नाम लेते हैं कि ये लोग इनके पीछे हैं और वही हमज़ा मुख्तार से बेसिकली, और पैसों का क्या मुतालबा है इनका, कितने पैसे ये चाहती हैं, इस तरह के तमाम जो इल्ज़ामात हैं उनकी हकीकत क्या आज इन्हीं की ज़ुबानी जो है वो सुनने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आज जो है वो कोर्ट में केस था, तो क्या उसमें क्या बना और किस तरफ आपको जाता केस नज़र आ रहा है? सर केस जो है उसकी डेट जो है वो 14 पे चली गई है। उसकी वजूहत ये थी कि जो बाबर आज़म की तरफ से एविडेंस आए हैं कि जी मैंने कोई सुलहनामा किया, उस पे जो मैंने उसके अगेंस्ट कहा है कि ये जो साइन इन्होंने किए हैं वो मेरे जाली हैं, तो लिहाजा इनकी फ्रांसिक की जाए। तो उस बुनियाद पे हमारी जो डेट है वो 14 पे चली गई हुई है और आर्ग्यूमेंट्स दोनों पार्टीज़ की सेम हुई है। उसके मुताबिक बाबर आज़म के जो वकील थे वो आर्ग्यू से भाग गए हैं। अच्छा, आज आर्ग्यूमेंट, हाँ जी, आर्ग्यूमेंट जो थी वो उस पे वो लोग दलाइल से ही नहीं पेश कर सके, वो वहाँ से चले गए। वो कहते हैं कि आप लोग जो है वो जितने भी आपने इल्ज़ामात लगाए अदालत के अंदर भी आप डिले पर डिले कर रहे हैं केस को, बस आप पेशी पे पेशी यानी कि तारीख पर तारीख लेना चाहते हैं ताकि किसी तरह इस केस से भागने का कोई रास्ता आपको मिल जाए। और इसलिए जबकि वो कहते हैं कि हमने आज भी अदालत के अंदर ये कहा कि बस आज ही मुकदमा अगर दर्ज करना है तो आज ही मुकदमा दर्ज करें, अगर खारिज करना है ये मामला सारा तो आज ही खारिज करें। देखिए सर, जज साहब ज़्यादा बेहतर समझते हैं हर चीज़ को। मेरे वकील साहब और उनके वकील साहब जो भी दलाइल दे रहे, जज साहब ज़्यादा बेहतर इस चीज़ का फ़ैसला करना जानते हैं। और जो डेट एक्सटेंड हो रही है उसकी वजूहत जो पहले थी वो हमारे जज साहब कोरोना में थे, उसकी वजह से काफ़ी टाइम बीच में डिले हो गया, जिसकी वजह से हमारी प्रोसीडिंग लंबी हो गई थी। अब जो टाइम मैं मांग रही हूँ, ओबियसली मैंने जो अपने एविडेंस रखे हैं वो ओबियसली 100% ट्रू है। जो उन्होंने दो आर्ग्यूमेंट जो एविडेंस रखे हैं, तो मेरा पूरा हक है कि मैं उस चीज़ पे इनसे जी पूछूं कि आपने ये चीज़ रखी है, जो चीज़ मैंने की नहीं है तो ये किस तरह कह सकते हैं मैंने की है। तो उस चीज़ की वजह से हमने फ्रांसिक का टाइम लिया। हमने जज साहब को ये अपील की कि इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फ्रांसिक की जाए, क्योंकि आई एम डैम 100% श्योर कि इन्होंने सब कुछ फेक बनाया है। इसके अलावा बाबर आजम ने जो वहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी दिया वो भी उनके जाली हैं, तो उस वजह से भी जज साहब ने इनके ऊपर मतलब इशू क्रिएट किया कि आपने बाबर आजम की जो भी डेट थी उस पर कुछ है और आगे कुछ हो रहा है। तो जो इसकी लीगल प्रोसीडिंग है वो इसका मुझे इतना कुछ खास मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जो मेरे केस से रिलेटिव है वो ये है कि बाबर आजम वगैरह प्रेशर कर रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर अगर मुकदमा भी करना है तो आप आज ही कर दें। तो ऐसे थोड़ी होता है सर, मैंने भी तो इस मुआशरे में रहना है, हर चीज़ लीगली तौर पर मैंने दुनिया को भी तो दिखानी है कि मैंने साइन किए हैं किसी स्टाम्प पेपर पर, ये नहीं किए। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, मुझे अब ये तो केस का आज का हवाल था कि आप जो है कह रही हैं कि आप कानून के मुताबिक जो भी फैसला हो, डिले होना है डिले हो जी। अगर उसका फैसला करना है वो अदालत ने करना है। आपके वकील जो हैं वो पेश हो रहे हैं, उनके वकील आ रहे हैं, तो ये तो अभी अदालत पे है, पेंडिंग है, केस चलता रहेगा, देखेंगे क्या इसका नतीजा निकलता है। अब मुझे ये बताएं कि हमज़ा मुख्तार जो हैं वो कौन है? लोग कहते हैं कि आप हमारा हैं, लोग इस तरह के आपके नाम रखे हुए हैं, आप लोड वाली हैं, आप कौन हैं? सर मैं हामिज़ा मुख्तार हूँ, ठीक है, जो मेरे वालिदैन ने मेरा नाम रखा है, और मैं लोड वाली हूँ, मैं कुछ भी हूँ। लोग तो हर तरह की तहमत लगाते हैं, साबित करें ना सबूत के साथ। मैंने बाबर आजम पे एलिगेशंस लगाए हैं बकौल दुनिया के, बट उसकी वो रियलिटी है। मैंने विद एविडेंस विद प्रूफ बात की है। इस तरह तो मुँह उठा के मैं भी कह सकती हूँ कि बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो। लोग मुझे लोड वाली कह रहे हैं, लोग मुझे अमारा कह रहे हैं, लोग मुझे कुछ भी कह रहे हैं, मुझे इससे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी रियलिटी ये है, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरी सोसाइटी है, वो जानते हैं कि मैं क्या हूँ। तो मेरा नाम हामिज़ा है, और ये बात आप मेरे आईडी कार्ड, मेरे जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हमारा कहाँ से आया है? आपको मोहल्ले में हमारा कहते थे, कहाँ से ये नाम सर मुझे कोई इसका आइडिया है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। ये एक अजीब सा इन्होंने प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया कि जी लोग हर तरह से मुझे गलत समझें।
हर तरह से गलत समझें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस मोहल्ले में रही हूँ, जिसमें बाबर भी रहे हैं, मैं 2008 या 9 की बात है, नॉट डैम श्योर डेट और एग्जैक्ट ईयर, तो मैं वहाँ से आज से 12-13 साल पहले चली गई थी। बाबर आजम वहाँ पे रहाइश पजीर हैं, वो 2017 तक वहाँ पे रहे हैं और अब वो डिफेंस में शिफ्ट हुए हैं। तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा बेहतर बाबर आजम को जानते हैं ना कि मुझे, तो लोग कुछ भी कहें मुझे उस चीज़ से अब फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। आपका कारोबार क्या है सर? मेरे आपको जिस तरह के कहा जा रहा है कि आपके 5 मसाज सेंटर हैं, आप वहाँ पर गलत काम करवाती हैं, आपका इस तरह के माफिया के साथ ताल्लुक है और वो आपको सपोर्ट कर रहा है और इसी वजह से आप जो है दोबारा से एक दफ़ा आ गई हैं, तो आपका कारोबार क्या है? सर मेरा कारोबार जो शुरू से है, जिस चीज़ का मुझे शौक़ भी है और मुझे मेरा बाय प्रोफेशन भी है, वो है सैलून। ठीक है। सैलून को आज के जितना आप मॉडर्न करना चाहें उसमें शोबिस भी हो जाता है, मतलब मेल एंड फीमेल को होता है। ऑब्वियसली मेरे माशाल्लाह 2 से 3 सैलून है जो रन इस टाइम चल रहे हैं, और अगर मैं इतनी अनलीगल एक्टिविटी कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पे कोई FIR या कहीं पुलिस के पास मेरा कोई रिकॉर्ड तो होगा, वो अभी तक क्यों नहीं आया अगर मैं इतनी कोई अनलीगल एक्टिविटी कर रही हूँ। तो ये सब मैंने आपको बताया ना कि पहले तो बाबर आजम वगैरह तो ये भी नहीं मान रहे थे कि वो मुझे जानते भी हैं। आस्ता आस्ता उस बात पे आगे, फिर उन्होंने कहा जी सुलहनामा भी नहीं कोई हुआ, मैंने सुलहनामा निकाल दिया। अब उसके बाद उन्होंने लोगों को डिट्रैक इस तरह किया कि मेरी किरदार पे बातें उठाई हैं। तो मैं अगर इतनी गंदे किरदार की औरत हूँ तो एक कौमी खिलाड़ी मेरे साथ क्या कर रहा था, मतलब फिर इट्स मीन वो भी उतना ही मतलब गंदा बंदा हुआ। तो आपका जो कौमी खिलाड़ी है, नेशनल हीरो है, वो मेरे साथ क्या कर रहा है? मैं जो हूँ, मैं इसी मुआशरे में रहती हूँ, मुझे मेरा पता है, मैं बहुत मेहनत करने वाली औरत हूँ और मैं बड़ी खुददार औरत हूँ, मैं सेल्फ मेड वूमेन हूँ, मैं शुरू से आज तक खुद कमा रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड कोई करोड़पति नहीं है, मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत लखपति नहीं है, मैं जो हूँ मैं अपने ऊपर ही हूँ और मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अच्छे तरीके से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी अच्छा काम है और जायज़ काम है वो मैं कर रही हूँ। आप कहती हैं कि बाबर आजम ने गाड़ी जो है मैंने उसको ख़रीद कर दी, बेच के उसको पैसे दिए बाबर आजम को, तो लोग ये सवाल करते हैं उनका तो अपना घर था, आप किराए पे रहने वाली खातून जो हैं वो कैसे इतने पैसे अफोर्ड कर सकती है, गाड़ियाँ कहाँ से अफोर्ड कर सकती है और कैसे ये अफोर्ड कर सकती है कि वो गाड़ी बेच के वो एक बंदे को दे दे? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी अपने बैकग्राउंड से बहुत अच्छी हूँ, कोई रेंट वगैरह पे नहीं है और हमारी नॉर्थन एरियाज़ में बेसिकली मेरे डैड वहाँ से हैं तो उन वहाँ पे भी हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है। उसके मुताबिक जो बाबर आजम को मैंने गाड़ी का जो किया है, पहले तो ये कहा जा रहा था बाबर ने मुझे गाड़ी खरीद के दी है, ये मैं लोगों को इस चीज़ का क्लियर कर दूँ, मैंने कहीं नहीं कहा कि बाबर आजम को मैंने गाड़ी लेकर दी है, बाबर आजम ने मुझे लेकर दी। वो गाड़ी से ना बाबर का लेन देना ना मेरा है। मैंने 2017 में बाबर ने जो एज यूजुअल उसकी हमेशा से आदत है पैसे मांगना, चीज़ें लेना, वो उसकी आदत थी, वो मुझसे उसने तब डिमांड की थी कि आई नीड सम मनी। ऑन दैट टाइम आई एम टोटली हैंड टू माउथ, कुछ बिजनेस में भी लॉस था, सदाबहार टाइम तो नहीं रहता एज यूजुअल, आप भी समझते हैं। तो तब मैंने अपने घर में अपनी मदर से ये कहा था, जो घर की गाड़ी थी, क्योंकि मैं अपने घर वापस आ गई हुई थी, मैंने अपनी मामा को ये झूठ बोला कि मैं ये गाड़ी हम सेल करते हैं, इसका मॉडल एक्सटेंड मैं आपको करवा देती हूँ, मतलब उस गाड़ी का मैं ऊपर इंक्रीज मॉडल कर देती हूँ। तो वो मेरे साथ, ऑब्वियसली वो गाड़ी मेरी मदर के नाम थी, मैं उनको अपने साथ फैसल टाउन लेकर गई हूँ। फैसल टाउन में जाके मैंने वो गाड़ी सेल की है। उस गाड़ी की जो कीमत मुझे मिली है उसके कुछ पैसे मैंने लग रही हूँ, कुछ पैसे मैंने बाबर को दे दिए। तो जब मैंने बाबर को वो पैसे दिए उसके बाद ऑब्वियसली अब मेरे मुझ पर घर का भी प्रेशर आ गया। पहले तो मैं देती रही अपने पैसों से, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था। जब घर की चीज़ मैंने बेची तो घर वाले मुझे रोज़ पूछते थे। जब मैंने बाबर से पूछा तो बाबर ने किराया कशी करना शुरू कर दी, बदतमीजी की, मारा। फिर मैंने पुलिस कंप्लेन की। ये किस ईयर की बात? ये 2017 के एंडिंग एंड 2018 के इन द बिगनिंग की बात है। अच्छा जी। और आप जब बाबर आजम, आप कहती हैं कि बाबर आजम ने एक लैदा फ्लैट लेकर दे दिया जो कि बैठक की एक थी और वहाँ पे आप रहती थी जी। तो अब मोहल्ले में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक जगह पे वो आपकी बैठक है और साथ ही आपका वो घर भी है जहाँ आपकी वालिदा और आपके भाई रहते रहे हैं, वो दोनों एक ही गली में है? एक गली में, पर डिस्टेंस काफ़ी है, कम से कम कोई 20 से 25 घर का फ़र्क है। लेकिन आपको मैं ये भी बता रही हूँ कि 4 साल पहले वो जब मैं गई थी ना उस इलाके में, बैठक जब मैंने ली थी 2500 रुपीज़ में, तो उस बैठक में वो छोटी सी बैठक थी और अभी तक मीडिया पे जो बैठक दिखा रहे हैं वो भी गलत दिखा रहे हैं। आपको मैं वो बैठक भी दिखा सकती हूँ कि वो बैठक थी। ऐसे तो कोई किसी के घर का नहीं नक्शा बता सकता, मैं आपको पूरा नक्शा बता सकती हूँ उनके कमरों का, क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ।
तो उस उधर से डिस्टेंस काफ़ी था मेरे घर का, तो मैं 4 से 5 साल पहले वो इलाका छोड़ के चली गई थी। और उसके बाद दोबारा यहाँ आपको पता है कि लोग भी चेंज हो जाते हैं, किराएदार भी बदले जाते हैं, तो इतना कोई किसी को नहीं, आज के टाइम में मुझे नहीं लगता लोगों को इतना कोई होता है कि कोई अगला बंदा अपने घर में क्या कर रहा है। हर बंदे को अपनी मर्जी से मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारने का होता है। तो जब मैं वहाँ पे रह रही थी, अहले इलाके के कुछ लोगों को इल्म था, कुछ लोगों को इल्म था, एक दो मेरे बहुत अच्छे मतलब क्लोजनेस हो गई थी। जब नेबर में हम रहते हैं, सामने एक खातून थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो वहाँ पे किराए पे रहती थी, उनके ऊपर स्टूडेंट्स लड़के रहते थे, लेकिन वो लड़के इस तरह के लड़के थे कि वो फैमिली थी पूरी उनकी, वो लोग भी इस चीज़ का, उनको भी इल्म था। जो मेरे माले मकान थे उनको भी इल्म था। वो तो वहाँ पे मेरे ख्याल में बड़े भी उस इलाके में हुए हैं, बुजुर्ग थे वो मेरे माले मकान, उनको भी इल्म था। बाबर आजम की फैमिली को भी पता था। उसी गली में बाबर आजम की फुफ्फो भी रहती थी, बाबर आजम के चाचू भी रहते थे उसी गली में, ताया बुसोरी, वो भी उसी गली में रहते थे, उनकी पूरी पूरी फैमिली को पता था। आप पर एक और इल्ज़ाम जो है वहाँ पर मोहल्ले में कुछ लोग जो हैं, लड़के जो जवान हैं, वो लगाते हैं कि आपकी यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो थी वो ठीक नहीं थी, यानी कि आपका वहाँ पर भी बाबर के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ, आप कुछ और लड़के थे 2-3 और साथ में आपकी कोई दोस्त थी। लोग ये भी कहते हैं कि आप 2 लड़कियां रहती रही, आप आज कह रही हैं कि आप अकेली रहती जी, मैं अकेली रहती नहीं। ठीक है, अब इस वाक़या को लोग इस तरह जोड़ते हैं कि 2 लड़कियां आप रहती थी और साथ में लड़के और भी आपके दोस्त थे, तो आप शीशा वगैरह पी रही थी, तो बाबर वहाँ पर आया तो लड़ाई वहाँ पर भी हुई थी। कोई इस तरह का भी वाक़या वहाँ पर ये देखिए जी, बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। लोग ये कहते हैं बाबर वहाँ पे क्यों आया था, बाबर मुझे नहीं जानता। और दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेडिकल करवा ले, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना सिगरेट पीने वाले शख्स से भी ही नफ़रत की है। लोगों का पेशा होगा जी जनाब, मेरा नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन कामों में रहती तो फिर मैं अपने घर को ना सरवाइव कर सकती, मैं ये नशे पानी के कामों में रहती। मैंने तो ज़िंदगी में, मैंने आपको बताया कि मैंने एक फ़ीमेल दोस्त भी नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला। मैं अपनी तकलीफ, मेरी कुछ, मुझे बाबर की तरफ से बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, हद से ज़्यादा थी, कि उसकी इजाज़त के बगैर तो मैं कोई काम कमाने के लिए सिर्फ जा सकती थी। बाजार भी जाना तो मैंने उसकी परमिशन लेनी, उसने कॉल करनी, अपने किसी कज़न को या अपने भाई को बाइक पे मेरे पीछे बिठा, मतलब बाइक पे मुझे उनके पीछे बिठा के भेजना है, तो वो होता था। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि जी शीशा वगैरह, तो सर मैंने ऐसा काम ना कभी किया, ना ही बाबर ने किया, ना बाबर ने किया, ना मैंने किया। तो लोग अब प्रूफ करें ना, मुंह से तो कोई भी किसी को कुछ भी कह रहा है, प्रूफ करें। आप अपनी वालिदा के साथ अभी इकट्ठे रह रही हैं? जी, मैं अपनी मम्मा के साथ हूँ। मैं 2017 से अपनी फैमिली के साथ हूँ। 2017 हाँ में जी, मैं अपने आप घर। उस मोहल्ले में कितना अरसा रही हैं? 2 साल रही हैं? किस इलाके में सर? फिरदौस मार्केट। सर फिरदौस मार्केट में मैं स्टडी जो है मैंने 3rd स्टैंडर्ड से वहाँ से की है, और 9th स्टैंडर्ड से मैं वहाँ से चली गई थी। और 9th स्टैंडर्ड भी मैं कर रही, 9वीं क्लास में थी। और उसके बाद दोबारा मैं आई थी, 2 साल रही थी। 2 साल के बाद फिर हम डिफेंस चले गए थे, गाजी रोड के साथ पंजाब सोसाइटी, वहाँ पे बाबर मुझे ले गए थे। अच्छा जी जी, उधर भी आप रहते जी। तो ये जो उसके कज़न है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबर आजम के जो कज़न है वो हैं आपके पीछे, तो उनके साथ कभी आपका राब्ता? और उस वक्त सर कज़न्स का नाम प्लीज़? कामरान अकमल हो गए। देखिए सर, मैं आपको पहले दिन भी बताया कि कामरान भाई वगैरह, अब जो बैठक थी वो कामरान अकमल के घर से 3 घर छोड़ के थी। सबसे बड़ी बात ये, 3 घर छोड़ के उमर अकमल का वहाँ पे अबाई घर था, पहले अबाई घर था वो, और वहाँ पे उनके रेंटर्स रहते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, बाबर आजम का और उनकी फैमिली का आपस में साइजिंग उनकी मुखालफत रही है। मैं यहाँ पे ये बातें उनकी घर की नीचे नहीं छेड़ना चाहती। मेरे पीछे अगर उनका हाथ है तो वो इस चीज़ को भी प्रूफ करें, किसी तरह तो होगा, किसी फ़ोन के ज़रिए होगा, आने जाने से होगा, कोई तो सबूत लेकर आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने नहीं कहा। आप घर में आप हैं, आपकी वालिदा हैं और आपके एक भाई हैं। जी, मेरा छोटा कैसे हिम्मत और हौसला एकदम आपका इतना आया कि आपने प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? पूरे पाकिस्तान ने, क्या दुनिया पूरी ने देखी वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद आप अकेली ये केस लड़ रही हैं। तो किस तरह ये एज अ वीमेन आपको हौसला मिला और कैसे ये सारा मुमकिन हुआ? सर मैंने ना 14-15 साल की एज से ना धक्के भी देखे हैं, मार भी देखी है, मैंने सब कुछ देखा, बड़ा कुछ बर्दाश्त किया इस बंदे ने। मैंने छुरियां भी इससे खाई हैं, लेकिन मेरी हिम्मत कभी भी ना, मैं पुलिस की जब स्किन पेंट देखती थी ना तो दूर से डर के भाग जाती थी। मतलब मैं राइट पे भी अगर खड़ी होती थी, जब इसने 2017 में मेरे साथ इस तरह किया था, बड़ी तकलीफ़ थी मुझे। मैं पुलिस के पास गई थी, वहाँ पे सुलह
वगैरह हमारी इन्होंने जिस तरह भी इन्होंने करवाई, मुझे यही कहा गया कि आप बेटा चुप कर जाओ, हमारी इज्जत हो, आपकी शादी कर देंगे। आज उठने की वजह ये थी कि 2 साल से कोई वजह भी नहीं है, सुलह हो भी गई है, फिर उसके बुनियाद पे ये बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल इस बुनियाद पे कर रहा है, ये मेरी वीडियो बाहर निकाल देगा। मुझे फिजिकली होने का कहता था, बर्दाश्त थी, मैं गंदी तो हुई थी सारी दुनिया के सामने। बहुत से लोगों को पता था कि मैं निकली हुई हूँ, इसके साथ फिरती हूँ। बदनाम मैं तब थी जब नाजायज़ फिरती थी, आज मैं बदनाम नहीं हूँ। आज मेरे इलाके के लोग कहते हैं कि लड़की बहादुर है। सर बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही हूँ, आसान नहीं होता इस तरह आना। महल्ले में मेरी फैमिली को जवाब देना पड़ता है, बाहर निकलती हूँ डर होता है किसी भी टाइम मर गई, मेरे घर वालों का क्या बनेगा, उनको कौन पूछेगा। वही है बात कि ये सारी चीज़ें रिजल्टेंटली आपका इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक दफ़ा देखें नुकसान का कि आपकी जिस तरह फैमिली पर और इस तरह के तमाम इल्ज़ामात जो लगे आप पर, वो इल्ज़ामात आपके फ्यूचर के लिए भी नुकसानदेह हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपने अपना ख़ानदान बसाना है, अपने फैमिली के साथ बैठना भी है, लोगों से मिलना मिलाना भी है, तो आपके लिए तो ये बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था। तो यही ये बहादुरी कैसे आ गई आप में, बस सर यकीन नहीं आता कुछ लोगों को। औरत बहुत मजबूत है, मैं ये जानती हूँ, औरत बहुत मजबूत है। वो अपना घर बसाने के लिए मार भी खाती है, अपनी औलाद के लिए बड़ा बड़ा कुछ बर्दाश्त करती है। मैं भी औरत हूँ, जिन औरतों के रेप होते क्या वो औरतें नहीं होती, सब कुछ होती, वो भी तो फेस करती हैं। मैंने भी ये सब फेस किया। आज मैं जब बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं खुलेआम नहीं कर रही, मैं मुंह छुपा के नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था सबके सामने हुआ था, मैं कहीं भी झूठ नहीं बोल रही। तो फेस करना मुश्किल मैं समझती हूँ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर मी टू और इस तरह के जो हैं वो ख़वातीन फेमिनिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करती हैं कि जिस भी खातून के साथ कोई जुल्म हुआ हो, किसी मर्द ने जुल्म किया हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, तो वो उसके साथ बिल्कुल आ जाती हैं, उसका साथ भी देती हैं, उसको सपोर्ट भी करती हैं। आपकी सपोर्ट के लिए हमने देखा कि कोई खातून, कोई एनजीओ नहीं निकली, क्या वजह समझती हैं आप? क्योंकि सर हमारे पीछे सबसे बड़ी मेरे इस केस में हुकूमत है। क्योंकि यहाँ पे एक क्रिकेटर है और इस मुल्क को कहा जाता है कि क्रिकेट की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे मेरे जैसी हज़ारों लड़कियाँ वो कुर्बान कर देते हैं। तो जो हमारे ये जो अदारे हैं, मैं ये समझती वो मेरे से इसलिए कोऑपरेट नहीं कर रहे क्योंकि वो भी हुकूमत के ही कहने पे चलते हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं अगर स्ट्रगल कर रही हूँ तो मैं अकेली घर से निकली हूँ, अकेली आज तक लड़ रही हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, 6-6 घंटे पुलिस स्टेशनों के बाहर बैठी रहती हूँ। अगर सर मैं ब्लैकमेल किसी को कर रही होती तो मैं इतनी तकलीफ ना बर्दाश्त करूँ। मैंने गोलियाँ देखी, इन लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने खुद अपने ऊपर हमला किया। मुझे नहीं लगता किसी औरत में इतना हौसला पड़ता है, मेरे अंदर नहीं है। मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर रही हूँ। लोग कहते हैं ये भी, और ख़ास तौर पर जो उनका हामी ग्रुप है वो आप पर बड़े इल्ज़ाम लगाता है कि आप पैसे खाना चाहती हैं। आपने 2017 में 1 करोड़ रुपया खा लिया, उसके बाद अभी आपने 15 जब लीगल नोटिस भेजा तो उसमें आपने डायरेक्टली पैसों का कह दिया कि 15 करोड़ दे दें। उसके बाद आपने 1 करोड़ का मुतालबा किया। अब उनके आज जो वकील हैं उन्होंने अदालत में कह दिया कि जज साहब ये असल में सिर्फ पैसों का मामला है। ये 20 लाख पे अब आ गई हैं और 20 लाख ये मांग रही हैं और उसके बाद आगे ना जाने क्या होगा। तो क्या आप वाकई ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही हैं? सर 2018 में ये कहते हैं इन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया। मेरी जाके आप इंक्वायरी करें कि इन 2 सालों में मैंने एक दिन भी घर बैठ के सुकून से रोटी खाई हो। अगर मेरे पास 1 करोड़ होता तो मैं सुबह से रात तक मेहनत ना करूं, ठीक है। और अगर मैंने 15 करोड़ का इनको लीगल नोटिस भेजा है तो उस पर मेरे साइन क्यों नहीं है? मैं बाबर आजम को कॉल करके नहीं कह सकती थी कि बाबर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं मीडिया पे जाऊंगी। मुझे आपको या किसी वकील को हायर करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है। फिर 2 करोड़ की मैंने डिमांड की, फिर 20 लाख रुपए की डिमांड की। दरअसल इनके पास सिर्फ वजह ये है, जो दुनिया समझती है कि कोई भी स्टार के पीछे कोई औरत उठती है तो वो पैसों के लिए उठती है। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मैं इसको खिलाकर आगे आई हूँ, इसको भी लेकर आई हूँ, खुद को भी आज तक रखा है। तो मुझे इसके पैसों की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लोग इसको जानते हैं उनको पता है ये बंदा किसी को क्या दे सकता और क्या नहीं दे सकता। लोग ये भी कहते हैं कि आप चूँकि एक टिकटॉकर हैं
और टिकटॉकर जो हैं वो घटिया से घटिया हरकत भी करने से पहले नहीं सोचते और वो मशहूर होने के लिए ये सब कुछ करते हैं। पहले तो मैं आपको टिकटॉक की रियलिटी बता दूं। हाँ, सॉरी, मुझे वो बताएं। टिकटॉक आप मेरा मोबाइल देख सकते हैं, मैंने पिछले 1.5 साल से टिकटॉक को अपने मोबाइल में डाउनलोड भी नहीं किया। मैं पर्सनली तौर पे टिकटॉक मुझे पसंद ही नहीं। मैं ये समझती हूँ, इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बंदा जब इसको ओपन करके बैठ जाता है वो अपने घंटों ज़ाया कर देता है, तो मैं इसलिए उसको पर्सनली लाइक नहीं करती। दूसरे नंबर पे 2017 में जब टिकटॉक ने म्यूजिक ले आया था ये, तब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मैंने भी कोई 10 से 15 वीडियोस बनाई थी और अपने शौक से बनाई। जब मैंने देखा ये बहुत वेस्ट टाइम करता है और फजूल सी एक्टिविटी है, मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैंने उस चीज़ को नहीं किया। लेकिन वो मैंने पब्लिश नहीं किया था, वो मेरे मोबाइल में था, वो मोबाइल इसके पास था जो मैंने पुलिस में अभी किया हुआ है। और मैं इस तरह ऑन एयर बात नहीं करूँगी। वो उस मोबाइल में मेरी पिक्चर्स थी, उस मोबाइल में मेरा सारा कुछ था जो इसने वायरल किया है। और दूसरे नंबर पे अगर टिकटॉक पे औरतें इतनी गंदी हैं तो कोई भी घरेलू औरतें इतनी बना रही है, मतलब इसका मतलब सारी मशहूर बदनाम औरतें हैं। मतलब ये तो फिर बाबर आजम की नज़र में कोई भी टिकटॉकर गंदा ही हुआ। जैसे आज एलिगेशन लगे जी एक मशहूर बदनाम टिकटॉकर है, मैं बदनाम टिकटॉकर हूँ, तो आज तक लोगों को पता तो नहीं चल सका कि हामिजा कौन है। आज हामिजा निकली है। तो ये जितनी मर्जी कहानियां बना ले, ये लीगल बात करे मेरे से। ये अपने प्लेयर को, अपने हीरो को उसकी निजी लाइफ की रियलिटी बताएं, उसके प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेन देन नहीं है। मैं गंदी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मुझे छोड़ दे, बाबर गंदा है, बाबर अच्छा, छोड़ दे। बात यहाँ पे मुद्दे की करें कि हमारा टॉपिक क्या है, जो उसने गुनाह किया उसको उसकी सजा मिले, बस। बिल्कुल सही। कानून ये कहता है कि आप जब जो किसी के साथ जना बिल जबर हो तो 376 का पर्चा बनता है। इसी तरह जब आप रजामंदी के साथ करें तो स्टेट जो है वो एक्शन लेते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। यानी कि आप ये चाहती हैं कि आप दोनों के खिलाफ ये जो सारा अमल गलत काम हुआ उस पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो। सर साबित करिए बिल, रजा बिल, मतलब रजा में मैंने किया, अपनी मर्जी से किया है। मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। झांसेबाजी को आप मर्जी में कन्वर्ट कर गए हैं। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा, अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, उन्होंने मुझसे जब सवाल किया, मैंने उनको बताया है कि ये मुझे मेरे घर से ये कह के लेकर गया था कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, बिकॉज ऑन दैट टाइम आई वॉज माइनर एंड ही हैव ID कार्ड। इसने मुझे दिखाया था, मुझे पता था, मैं इससे दूर थोड़ी थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। सारी दुनिया शादियां करती है भाग के, मैं कोई स्पेशल तो नहीं करने जा रही थी। वो अलग बात है, मेरी किस्मत ऐसी निकली। मैं जब गई हूँ, इसने 3 दिन तक मुझे मुस्लिम टाउन वहदत रोड पे अपने दोस्त क्रिकेटर थे जिनको मैं नहीं जानती, नवीद भाई के घर रखा। 3 दिन के बाद इन्होंने कहा जी कि मामला थोड़ा सा ख़राब हो गया, आप पापा और ये, तो वो इन्होंने एक शौक और अपनी कहानी सुनाई। उसके बाद इन्होंने हालात में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कन्वर्ट कर दिया। इस तरह करते 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 ये टाइम गुजारते रहे। झांसाबाजी में ये मेरे साथ रहे हैं, तो ये किस तरह कह सकते कि मैं अपनी मर्जी से रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि मेरी इतनी तकलीफें मुझे बाहर होनी, मैं कभी भी अपने घर से ना निकलती। कोई भी औरत बेवकूफ़ थोड़ी है कि बाहर घर से अयाशी की जिंदगी छोड़ के बाहर धक्के खाने निकल जाए। मैंने सर गुर्बत भी देखी है। मैं ये नहीं कहती कि मैं रातों रात बड़ी अमीर हो गई हूँ, मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। आपकी बाबर आजम के साथ यकतरफा मोहब्बत थी या वो भी आपसे मोहब्बत बहुत करते? साइड थी सर, बहुत साइड थी। मैं कभी भी ये झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत साइड थी। अगर उसको मोहब्बत ना होती तो मैं बेवकूफ़ थी, मैं उसके पास बैठती, मैं तो पहले दिन ही अपने घर वापस आ जाती। बहुत साइड थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म थोड़ी लेट हुआ। जब मेरे हाथ से सब कुछ चला गया था, तब मेरे पास ये बेबसी और पछतावा था। लेकिन उन पछतावे में भी मैंने अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश की। कोशिश इस तरह की कि मैंने इसकी फैमिली में इन्वॉल्व हुई, इसकी फैमिली के दिलासे सुनती रही। अपनी मदर को मैंने 2016 में, जैसे आपको बताया कि मुझे मनाया, ये वो जो भी मामलात किए, मैं इस तरह अपने आप को मतलब करती रही हूँ। आप फ्यूचर में क्या चाहती हैं? अगर ये तो एक केस है आपका केस, उसमें जो भी फैसला होता है जाहिर सी बात है अदालत होगी, उसके अलावा आप क्या फ्यूचर में आपके अपने क्या प्लान्स हैं? सर मेरे प्लान्स ये हैं, जो मैंने अपनी फैमिली का, क्योंकि मेरी मदर ने बहुत हमें स्टैंड किया है, मतलब शी इज़ वेरी ब्रेव वूमेन। मेरे फादर की बहुत छोटे होते मेरी डेथ हो गई थी। मेरी मदर शी इज़ अ प्रॉपरली रिलीजियन वूमेन। घर में रह के उन्होंने बड़ा कुछ किया, जो वो डिज़र्व करती थी वो मैं इस बंदे के पीछे कर गई हूँ। तो मैं ये समझती हूँ जो मेरी माँ मेरे लिए बेहतर अब सोचेगी, मैं वो ही उनके कहने पे चलूँगी। और दूसरे नंबर पे
जो उनका हक है मैं पहले उनको करूँगी। हर बच्चे का हक होता है, बेटे का बेटी का हक होता है अपने माँ बाप के लिए, मैं वो करूँगी। और इस केस की नोयत पे मैं कभी भी कमज़ोर नहीं अब होंगी। बिल्कुल ठीक। कभी ये पूरा पाकिस्तान भी मेरे नाम लगा देना, आप भी इस ऑन एयर बात कर रही हूँ कि पूरी दुनिया में ये तमाशा देखेंगे, मैं हारूंगी वो भी मैं यहाँ पे हारूंगी, अगर मैं जीतूंगी वो भी मैं मीडिया के सामने जीतूंगी। मैं खामोशी से कहीं छुप के नहीं बैठूंगी। हाँ, अलबत्ता अगर मैं जिंदा हुई तो मुझे ये भी पता है मेरे साथ जो जो होना है मुझे सब इल्म है, लेकिन इस वक्त मेरी कोई नहीं सुना। हाँ, उस दिन मुझे गोली लग जाती तो आज आपके लिए बड़ा दिलचस्प टॉपिक बन जाना था कि लड़की को गोली लग गई, लड़की सच कह रही थी। आज सवाल उठ रहे हैं, आज आपके लिए ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक होना था। मेरी किस्मत बुरी कि मुझे गोली नहीं लगी। अल्लाह आपको सेहत तंदरुस्ती दे और महफूज रखे। नाज़रीन, हमारे साथ हमीज़ा मुख्तार जो हैं वो मौजूद थी और ये बड़ा डिटेल इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ लोगों ने लगाए हैं इन पर। उन इल्ज़ामात का एक तरफ होना और दूसरी जानिब इनका जवाबात जो है वो काफ़ी हद तक उनमें भी सच्चाई नज़र आती है कि वो इल्ज़ामात जो हैं वो समटाइम्स तो महज इल्ज़ामात हैं। और दूसरी जानिब ये एक हार्ड वर्कर लेडी हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, ज़ाहिर सी बात है ताल्लुक़ था, उसका पूरा मोहल्ला भी मानता है कि हामिज़ा के साथ उस बंदे का ताल्लुक़ था। अब उसमें कानूनी तौर पर क्या होगा वो तो अभी अदालत के अंदर केस जो है वो डिसाइड करेगा कि उसमें क्या होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।